Hello everyone, welcome to IAS Origin. This is Anubhav Dipani, faculty at IAS Origin. ये देश डेमोक्रेसी से चलता है और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फंक्शन होता है मतदान करने का, वोट देने का अधिकार, जो आप सभी लोगों को और मुझे मिलता है 18 की उम्र के बाद जब हम लोग अपनी वोटर आईडी बना लेते हैं। लेकिन इस देश में वोट देने की क्या क्वालिफिकेशंस हैं और इलेक्शन लड़ने की क्या क्वालिफिकेशन है? हमें ये कैसे पता चलता है कि अगर आपको पंचायत और नगरपालिका का इलेक्शन लड़ना है तो आपको 21 साल का होना जरूरी है, या लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल का होना जरूरी है, या विधान परिषद और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 30 साल का होना जरूरी है, या प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने के लिए आपको 35 साल का होना जरूरी है? ये कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 में, जिसे हम लोग आरपीए 1950 और 51 के नाम से भी जानते हैं। इसमें से आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में कौन कौन से फंक्शन और कौन कौन से फीचर्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। यानी कि अगर आप इस देश में वोट देना चाहते हैं तो आपको भी बेसिकली कुछ क्वालिफिकेशंस वहां पर अपनी देखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल की होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है। आपका खुद का एक वोटर आईडी होना चाहिए, प्लस आप किसी एक हीनियस क्राइम में जेल नहीं गए हों, या फिर बैंकरप्सी का कोई आप पर केस नहीं होना चाहिए, या फिर देशद्रोह का कोई आरोप नहीं होना चाहिए आप पर। ये कुछ बेसिकली क्वालिफिकेशंस होती हैं जो जरूरी हैं वोट देने के लिए। इसके अलावा आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो हमें ये बात पता है कि आज हम लोग 18 की एज में वोट देते हैं, लेकिन एक वक्त था इस देश में जब वोट देने की मिनिमम एज 18 नहीं बल्कि 21 होती थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में हमने अपनी वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 किया था। क्यों? क्योंकि इस देश के लोगों का पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आ सके। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। आज जब कोई एक बच्चा अपनी 12th की एग्जामिनेशन पास करता है और 18 साल का हो जाता है तो कॉलेज में जाते साथ ही उसे यह पता चल जाता है कि मुझे अपने लिए अपने शहर और गांव की पंचायत और नगरपालिका, अपने स्टेट के लिए राज्य सरकार और अपने देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है। तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ जाती है और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की कगार पे पहुंच जाता है। क्योंकि अगर हम लोग 1989 का ही पर्सपेक्टिव अभी तक लेके चलेंगे कि 21 साल का होने के बाद वोट देंगे तो कोई भी एक नागरिक ग्रेजुएशन कर लेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में उसको उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि उसे वोट देना ही नहीं। आजकल बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को देते हैं कि मैं तो ए पॉलिटिकल हूं, यानी मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, और ये काफी कूल साउंड करता होगा उनके लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जिस दिन आप पैदा हो जाते हैं उसी दिन आप इस देश की पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दी गई किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते या प्रिविलेज का फायदा नहीं उठाते और वोट नहीं करते हैं तो आपको कोई हक भी नहीं बनता कि सरकार को किसी तरीके से क्रिटिसाइज कर सके। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में हम ये भी देखते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स किस तरीके से तैयार होते हैं। यानी जब आप एप्लीकेशन डालते हैं, अब अपनी नगरपालिका में जाते हैं वोटर आईडी बनाने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन की क्या प्रोसेस होनी चाहिए आपका नाम उस इलेक्टोरल लिस्ट में डालने के लिए, ये भी 1950 के एक्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो 1950 के आरपीए एक्ट में है। अब ये डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है। देखिए, आपके स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, आपके स्टेट को विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें भी उतनी ज्यादा दी जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन जो है किसी एक एरिया की बढ़ती है और दूसरे एरिया की कम रह जाती है, तो वहां पर बेसिकली सीट्स की वजह से क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपके दो स्टेट्स हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं ए और बी किसी एक स्टेट के। मान लेते हैं कि ए की जो पॉपुलेशन है वो है करीबन 10 लाख और बी की पॉपुलेशन है यहां पर
12 लाख, और ए और बी दोनों में एक एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। और मान लीजिए ये है आपका 2001 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन 2011 के सेंसस में हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट बी में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का डिफरेंस देखने को इस तरीके से मिलता है कि मान लेते हैं जो ए है, डिस्ट्रिक्ट ए, उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर हो जाती है 12 लाख, लेकिन बी की पॉपुलेशन बढ़कर हो जाती है सीधा 20 लाख। अब अभी भी सिर्फ एक एक लोकसभा सीट ही है। अब होना तो यह चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट बी है वहां पर हमें लोकसभा जो सीट है एक बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग करते हैं और 2026 तक करते रहेंगे, क्योंकि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में यह कहा गया है कि टिल द ईयर 2026 जितने भी लोकसभा इलेक्शन होंगे वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो अब यहां पर आप लोकसभा सीट बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बी की पॉपुलेशन 10 साल में काफी बढ़ गई है, हो सकता है यहां ज्यादा बच्चे पैदा हो गए हो, या फिर यहां पर इंडस्ट्रीज जो है स्टैब्लिश कर दी गई हो तो माइग्रेशन यहां पर ज्यादा हो गया हो। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे कि बी के कुछ गांव जिनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है उसको हम ए में मिला लेंगे और बी के गांवों की संख्या कम कर देंगे, यानी बी की 4 लाख की पॉपुलेशन जो है हम लोग क्या करेंगे कि ए में मिला देंगे और ए की टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 16 लाख और उसी तरीके से जो बी की पॉपुलेशन है वो भी हो जाएगी 16 लाख। आपने सुना होगा ना किसी को कहते हुए कि मेरा गांव पहले इस शहर में आता था, अब मेरा गांव किसी और शहर में आता है। इसे हम लोग डिलिमिटेशन का ही एक तरीका या एक प्रोसेस कहते हैं, जहां पर जब तक आप सीट्स बढ़ा नहीं पाते, वैसे तो सीट्स बढ़ाना, कम करना, चेंज करना भी डिलिमिटेशन का हिस्सा है, लेकिन जब तक आप सीट बढ़ा नहीं पाते तो पॉपुलेशन को इस तरीके से एडजस्ट करके सीट्स का बैलेंस करना यह भी डिलिमिटेशन कहलाता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंडर हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर आता है। लेकिन ये जो आपका आरपीए है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या फायदा देता है हमें? सबसे पहले तो ये बताता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी देश में जिंदा है। लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायत हो या नगर पालिका हो, हम डायरेक्ट वोट देते हैं उस कैंडिडेट को या उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसे हम पसंद करते हैं और जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं इस देश के डेवलपमेंट की। या फिर हम लोग यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है और 18 साल से ज्यादा उम्र का है, वोटर आईडी बना के वोट दे सकता है और इस देश में कोई भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन को फॉलो करते हुए इलेक्शन भी लड़ सकता है, यानी किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। वहां पर हम लोग फेडरलिज्म भी देखते हैं, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि राज्य सरकार भी चुनेंगे तो हम ही चुनेंगे और अगर केंद्र सरकार भी चुनेंगे तो हम ही चुनेंगे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स का डीक्रिमिनलाइजेशन हो, यानी कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रिमिनल केसेस में सजा हो रखी है तो उस पर हम लोग रेस्ट्रिक्शन या बैन भी लगा सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए या वोट देने के लिए भी। इसका भी प्रावधान या प्रोविजन आरपीए 1950 में हमें देखने को मिलता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आप ही कल के दिन इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका नौकरी, आपका पेशा, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपकी मोबाइल प्रॉपर्टी, सारी चीजें आपको इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेंगी और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। तो ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ती है। और फाइनली पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल फंक्शन है हमारा वो लीगली काम कर सकता है। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में तो हम लोगों ने यह समझ लिया कि वोट देने के लिए या फिर आरपीए 15 किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज एन एमपी, एमएलए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी आप पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत आती है। और अगर आपको 1951 की भी उन रेस्ट्रिक्शंस को समझना है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू आईएएस ओरिजिन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।